में कक्षा सप्तम का पाठ समानता के बारे में आप सभी भैया बहनों को बताऊंगी। गुड मॉर्निंग भैया बहनों। भारत एक लोकतंत्रीय देश है, जिसका पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था। इसमें लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता, न्याय, समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में हम समानता के बारे में अधिक जानने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है, भारत में सब समान है या नहीं, और भारत में सब समान है या नहीं, इसे हम कांता की कहानी से आरंभ करेंगे। इससे पहले मैं आपको समानता की परिभाषा के बारे में बता रही हूँ। समानता का अर्थ है कि समाज में कोई विशेष वर्ग का न हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और शक्ति के पूर्ण उपयोग का समान अवसर प्राप्त हो। समाज में जानबूझकर ऊंच नीच का भेद उत्पन्न किया जाता है। प्रकृति ने मनुष्य को एक सा नहीं बनाती। वो जन्म से शक्तिशाली, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि और निर्बल, परंतु जो असमानता समाज में उत्पन्न की जाती है वो घातक है। असमानता। दलित एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संदेश करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ और आज भी हो रहा है, जो हम इस पाठ के अंतर्गत झूठन कहानी में देखेंगे कि किस प्रकार उनके साथ व्यवहार होता था। इस कहानी में हमें पात्रों के माध्यम से बताया गया है कि वो अपने मत का किस प्रकार प्रयोग करते हैं और किस प्रकार आगे, तो हम इसमें आगे पात्रों के माध्यम से बताएंगे कि उनमें उनके क्या क्या नाम है। छोटे लाल किसान है, मनजीत कौर शिक्षिका है, तेजा सिंह व्यापारी है, गिरीश राव छात्र है, कांता देवी घरेलू कामगार है, सुजाता कुमारी घरेलू कामगार है। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही होती है। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, चल कांता अब तेरी बारी आई। कांता बोलते, मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। घर पर उसकी बेटी बीमार रहती है। वो बीमार बेटी को छोड़ करके मत डालने की लाइन में जा कर के खड़ी होती है, परंतु उसको वहाँ पर देर होने के कारण वो वापस घर पर आती है, क्योंकि वो दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाती है। तो वो वहाँ पर वापस घर पर आती है। उसकी बेटी बीमार होती है तो वो वापस घर पर आकर के वो उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए तुम ये मेरे पास गोली ये खा लो। इसके बाद में शाम को काम से लौट कर घर पर आऊँगी तो तुम्हें अस्पताल लेकर चलूँगी, ठीक है। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा। इसके आगे हमने देखा कि वो वापस वहाँ पर जाती है, मकान मालिक के पास में जाती है और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते तो उससे वो पैसे मांगने के लिए कहती है। उसकी गुड़िया को बहुत तेज़ बुखार रहता है। गुड़िया बुखार में पड़ी थी और उसे अस्पताल में लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उससे कुछ पैसे उधार ले आऊं। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। इसके बाद वो काम करने जाती है तो उसकी मालकिन उससे कहती है कि कोनों को अच्छी तरह से साफ करना। कांता, ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाना। जी मैडम जी, नहीं बनाऊंगी। इसके बाद वह उसी शाम को बस जरा सी देर और बेटी ये कह करके वह मत देने की लाइन में वापस चली जाती है। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहो, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए तो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। मताधिकार की समस्या कि मताधिकार की समानता किस प्रकार होती है। कहानी का प्रारंभ हम कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। विभिन्न लोगों की ओर देखती है तो उनके साथ लाइन में और भी व्यक्ति खड़े रहते हैं, परंतु उसमें वो कांता अपने मकान मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्र देश में समवयस्कों को मत देने का अधिकार है।
चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा हमें पिछले वर्ष की पुस्तक में भी पढ़ा था, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और ये देखकर बहुत खुश है कि वो भी अन्य सब के बराबर है, क्योंकि उसके पास भी एक ही वोट है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसे कहा जाता है जिसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उन सबको एक ही वोट देने का अधिकार होता है और 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ को जानने के बारे में उत्सुक रहती है। उसके मन में शंका होती है कि समानता क्या है, वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी थी। उसकी क्या जीवन की दिनचर्या थी। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु अपने काम से एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेती है। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है। अंततः उसे दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी ये लाइन उस लाइन से बहुत भिन्न थी जिससे वह सुबह लगी थी, क्योंकि उस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब थे। कांता के पास पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण उसे चिकित्सालय में लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य प्रकार की असमानताएं हैं। कांता इसी पंक्ति में और भी बहुत से पात्र हैं जिनके नाम मैं आपको बताती हूँ। अब्दुल रहमान कारीगर है, शबनम बानो गृहिणी है, ग्रेसी लेगेंग परामर्शदाता है, IJK लेंग सरकारी अधिकारी है, रुखसना मिर्जा मीडिया कर्मी है, गोपाल योगराज अशोक जैन उद्योगपति है। मताधिकार की समानता। कांता बहुत लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हुए भी उन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय कि हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। इसका दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित थे। असमानताएं। भारत में सामान्य प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि हम ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव हमें छोटी आयु में ही हो जाता है, लेकिन यदि हम भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचते हैं कि शहर में रहने वाले लोग जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु एक समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कार्यक्रम से देखते हैं तो हम पाते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में जाति कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस जातिगत व्यवस्था के कारण हम आगे एक दलित बच्चे की कहानी पढ़ेंगे। इसमें एक कहानी है जो स्कूल जाते वक्त दलित बच्चे अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। वो अपनी आत्मकथा झूठन में लिखते हैं। RPSC में भी ये प्रश्न आया था कि झूठन कहानी के लेखक कौन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है। वो दलित होने के कारण स्कूल में उन्हें दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वो भी ज़मीन पर। उनके बैठने तक की जगह नहीं होती थी। चटाई बिछती थी पर चटाई पर उनके पास आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण अध्यापक उनकी पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा था। वे लिखते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरी वजह से कहीं गुना बड़ा था, जिसे साफ करने के लिए मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से उनका चेहरा सिर और अट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे तो पढ़ रहे होते थे क्लास में और मैं बाहर झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन
उनकी निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की उनको इजाज़त नहीं होती थी। पूरे दिन में झाड़ू लगाता रहता। स्कूल के कमरों की खिड़की में से छिपकर वो लोग देखते रहते थे। ओम प्रकाश अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में उससे झाड़ू लगवाई जाती रही। ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक उधर उसके पिताजी ने उसको नहीं देखा। एक बार वो झाड़ू लगा रहे थे तो वहाँ से उनके पिताजी निकल कर गए। उन्होंने ओम प्रकाश को झाड़ू लगाते हुए देख लिया। ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर उन्होंने स्कूल के बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा कि मास्टर साहब, मैं इसको इसलिए ले जा रहा हूँ, पर इतना ध्यान रखना कि ये यहीं पढ़ेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा और बाकी मदरसे और बच्चे भी मदरसे से यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। इसके बाद वो आगे बढ़े। ये दूसरी कहानी भी इसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी थी। वो भी देश के अधिकांश भागों में ऐसा होता है और सामान्य बात है कि ये कहानी श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए का मकान लेने के लिए जाते हैं, परंतु पैसे वाले तो होते हैं, परंतु मकान ढूंढने पर मदद करने के लिए उनके पास एक प्रॉपर्टी डीलर के पास में वो जाते हैं। डीलर उन्हें बताया कि वो कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर उन्हें मिल सकते हैं। वो पहला मकान देखने के लिए जाते हैं तो अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया, परंतु जब मकान मालिक ने उनसे नाम सुने तो बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर ने अंसारी दंपत्ति दोनों ये सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि पड़ोस में मछली पकड़ने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों से भी उन्हें पसंद आए थे। यही बहाना उन्होंने दोहराया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहते हैं, तो अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने तक मकान ढूंढने के बाद उन्हें मकान मालिकिन मिली, जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी। अब इस कहानी के बारे में हमें समझ गए हैं कि पहले दलितों के साथ कैसा व्यवहार होता था। अगर अंसारी दंपत्ति की जगह असमानता का व्यवहार क्यों किया जाता था। अगर हम भी अंसारी दंपत्ति की जगह होते तो उनके रहने के कारण जगह न मिलती, तो उन पड़ोसी उनके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते थे। तो इसका क्या कारण था? क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा था कि आप इसकी जगह अपना नाम परिवर्तन श्रीमान और श्रीमती रख दीजिए, ताकि उनका धर्म परिवर्तन हो जाए और उनको मकान मिल सके। इसी पाठ के अंतर्गत हम आगे का भाग 2 अगले सप्तम के सामाजिक के भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।